फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर कैश एंड कंट्रोल्स में आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर कंपनी को, हर बिजनेस को प्रिपेयर करनी पड़ जाती है। उसकी वजह यह है कि कंपनीज में एक कैश का अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस की जा रही होती हैं वो कंपनी एंड पे जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को अवेलेबल होती है वो उसकी बुनियाद पर बनती है। और बहुत सारा लेन देन हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बैंक्स के साथ चल रही होती हैं। और टाइम डिलेज की वजह से या प्रोसेसिंग डिलेज की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैंक एंड्स पे हो जाती हैं लेकिन कंपनी की इंफॉर्मेशन में नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी के बैलेंसेस और बैंक के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर अमाउंट एक जैसी नहीं होती। मंथ एंड पे बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही होती हैं लेकिन कैश बुक में मौजूद नहीं होती। इन्हीं चीज़ों को रिकंसाइल करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंक रिकंसिलेशन बनाई जाती है ताकि पेंडिंग चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, आउटस्टैंडिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स को रिकंसाइल करके एक एडजस्टेड बैलेंस निकाला जा सके। इसी से रिलेटेड एक सवाल है बारबरा चियापति की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में। The financial information is available to reconcile Severino Company's book balance of cash with its bank statement cash balance as of December 31st, 2015। एक मंथ, ये भी आपको बता दें कि हर मंथ की एक रिकंसिलेशन होती है, ये सिर्फ दिसंबर की रिकंसिलेशन की बात हो रही है। The December 31st cash balance according to the accounting record is $32,000, 878.30, and the bank statement cash balance of that date is $46,822.40। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी की जो अपनी कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, कैश बुक है, उसके अंदर बैलेंस 32,878 है और जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है वो है 46,822। यहाँ से ये पता चल गया कि दोनों बैलेंसेस में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंसेस की जो वजूहात हैं वो नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं। बी में केस में बताया जा रहा है कि चेक नंबर 1272 फॉर 4,589.30 एंड चेक नंबर 1282 फॉर $400 both written and entered in the accounting records in December are not among the cancelled checks। ये वो चेक्स हैं जो हमने जारी किए हुए हैं और ये चेक अभी तक कैंसिल नहीं हुए। कि जारी करने का मतलब होता है कि चेक बना के आप जो अपने कस्टमर या अपने पेई को देते हैं तो वो चेक इशूड कहलाता है। चेक इनके आपने बना के दिया हुआ है, अब वो उसमें से पैसे निकलवा लेगा, लेकिन ये पैसे भी नहीं निकले और ये चेक कभी कैंसिल नहीं हुए। मींस दीज आर पेंडिंग चेक्स, या आप आउटस्टैंडिंग चेक्स कह सकते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स कह सकते हैं। ऐसे चेक्स जो अभी बैंक के अकाउंट या उनके कॉर्नर में नहीं पहुंचे, जब उनके काउंटर पे ये चेक पहुंचेंगे तो ये आपके अकाउंट से अमाउंट माइनस हो जाएगी। टू चेक्स टू चेक्स नंबर 1231 फॉर 2,289 and number 1242 for $410.40 were outstanding on the most recent November 30 reconciliation। ये दो चेक्स की बात है कि ये पिछले माह के हैं और ये दोनों नवंबर 30 की रिकंसिलेशन भी मौजूद थे। इसका मतलब ये प्रीवियस मंथ से आउटस्टैंडिंग चले आ रहे हैं और जिसको आपने ये चेक दिए हैं उन्होंने ये बैंक से अभी तक कैश नहीं करवाए, तो ये आपके ज़िम्मे ये कैश हो जाएंगे। चेक नंबर 1231 इज लिस्टेड विद द दिसंबर कैंसल चेक्स बट नॉट बट चेक नंबर 1242 इज नॉट। तो इनमें से ये कह रहा है कि ये जो 1242 चेक है ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है और जो चेक नंबर 1231 है ये आप कैंसिल कर चुके हैं। अब कैंसिल करने का मतलब है कि इसकी मजीद पेमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं रही। ये चेक जब कैंसिल हो गया और अगर कोई चेक कैंसिल नहीं हुआ तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो अब यहाँ से पता चला कि तीन चेक आउटस्टैंडिंग है, एक 1273 नंबर और एक नंबर है 1282, ये दो चेक आउटस्टैंडिंग है। और इसके अलावा 1242, ये तीन चेक आउटस्टैंडिंग है। और इसके अलावा ये जो एक चेक था 1231, इसके बारे में उसने स्टेटमेंट बता दिया कि ये कैंसिल हो चुके हैं। अब ये तीन चेक्स आउटस्टैंडिंग हैं तो जाहिर बात है जब कोई चेक आउटस्टैंडिंग हो आपकी तरफ से कैश बुक में जारी हो चुका हो, यानी कि आप कैश बुक में उसको क्रेडिट कर चुके हों पेमेंट के कॉलम में, और बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट ना की हो तो बैलेंस में डिस्टर्बेंस आएगा। अब इसको हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन दिसंबर चेक्स आर कंपेयर्ड विद द एंट्रीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, it is found that check number 1267 had been correctly drawn
for 3,456 to pay for office supplies, but was erroneously entered in the accounting record as 3,465. तो एक चेक है जिसमें थोड़ी सी गलती हुई है, वो क्या? बल्कि इसने कहा कि चेक सही ड्रा हुआ है 3,456, $3,456, इसका ये चेक करेक्टली ड्रा हुआ है, लेकिन आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो पेमेंट डाली है वो है 3,465। यहाँ 56 है और यहाँ 65 है, तो दोनों में थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस है। वो अमाउंट का डिफरेंस तकरीबन $9 बनता है। तो आपने $9 अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ज्यादा लिख लिया, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 56, आपने चेक जो जारी किया वो $56 का, और जो असल में पेमेंट आपने लिख दी है वो 65, यानी कि $9 आपने ज्यादा लिख दिए। तो अगर कोई एक्सपेंस हमसे ज्यादा लिखा जाए तो इसकी करेक्शन यही हो सकती है कि हम उस एक्सपेंस को रिवर्स कर दें। तो ये असल में हमारे अकाउंट से हम समझ रहे थे 65 माइनस होंगे, लेकिन कितने माइनस हुए? 56 माइनस हुए। तो $9 आप यूं समझ लें, $9 हमारे बच गए। तो ये हमारी बचत हो गई। इसी तरह से यहाँ पे ये जो चेक्स हमने आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, इन चेक्स की भी दिसंबर 31 तक अगर पेमेंट नहीं हुई तो यूं समझ लें कि दिसंबर 31 तक आपका आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो बच गया। Next, two debit memoranda are enclosed with a statement and are unrecorded at the time of reconciliation. Reconciliation की डेट तक एक डेबिट मेमोरेंडा है, एक डेबिट मेमोरेंडम बैंक लगाता है, उसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटे हैं। वो किस चीज़ के पैसे हैं? वन डेबिट मेमोरेंडम इज फॉर 762.50 एंड डेल्ट विद एन एस एफ चेक फॉर ₹475। एक डेबिट मेमोरेंडा बैंक ने आपके अकाउंट्स के साथ लगाया, आपकी स्टेटमेंट के साथ। उसमें लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट से $762.50 डिडक्ट किए गए, डेबिट किए गए। और वो क्यों किए गए? क्योंकि एक एनएसएफ चेक था। एनएसएफ मतलब नॉट सफिशिएंट फंड चेक, कि आपने वो चेक जमा करवाया होगा अपने अकाउंट में, लेकिन वो जिस भी कस्टमर ने आपको दिया था उसके कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं था, इसलिए वो डिसऑनर हो गया। तो $745 ये आपके अकाउंट से निकल गए, रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। टाइटस इंडस्ट्रीज इन पेमेंट फॉर इट्स अकाउंट, द बैंक असेस्ड $17.50 फी फॉर प्रोसेसिंग इट। इस एनएसएफ को प्रोसेस करने के लिए बैंक ने $17.50 फीस भी आपके अकाउंट से चार्ज किया। तो ये दो जगह पे आपके अकाउंट से पैसे निकले, 745 एनएसएफ चेक के, और 17.50, ये दो बार आपका अकाउंट बैलेंस रिड्यूस हो गया। एक और लाइन नीचे है जी, सेकंड डेबिट मेमोरेंडम, एक और डेबिट मेमोरेंडम है ऑफ $99 चार्ज फॉर चेक प्रिंटिंग, के बैंक ने चेक बुक जारी करने के, चेक प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, चेक बुक जारी करने के आपसे $99 चार्ज किए हैं। और सेवेरिनो डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन बिफोर रिसीविंग द स्टेटमेंट। और ये ऐसी डिडक्शन होती हैं जो बैंक कर लेता है और फौरी तौर पे हमें मालूम नहीं होता। तो इसलिए हमें तब पता चलता है जब स्टेटमेंट आती है। तो ये हमने अपनी कैश बुक पे नहीं लिखा हुआ था 99, लेकिन ये हमारे अकाउंट से पैसे जा चुके थे। तो जब भी डेबिट मेमोरेंडम आता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे बैंक बैलेंस से पैसे रिड्यूस हुए और हमें मालूम नहीं था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी क्रेडिट मेमोरेंडम के बारे में। अब इसका मतलब वही होगा, डेबिट मेमोरेंडम के उलट होगा ये, कि डेबिट मेमोरेंडम में पैसे अगर आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, तो क्रेडिट मेमोरेंडम का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। Indicate that the bank collected $19,000 cash on a note receivable for a company, for the company। हमारा कोई नोट रिसीवेबल था, तो बैंक ने उसका 19,000 कलेक्ट किया। डिडक्टेड $20 कलेक्शन फीस, और बैंक ने अपनी कलेक्शन फीस $20 जो थी वो हमारे से डिडक्ट कर ली है। एंड क्रेडिटेड द बैलेंस टू द कंपनीज कैश अकाउंट, और बाकी जो बैलेंस बचता था वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, मतलब हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 19,000 माइनस 20। सेवरीनो डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन बिफोर द रिसीविंग द स्टेटमेंट। हमें मालूम नहीं पड़ा, हमें स्टेटमेंट जब आई तभी पता चला कि ये पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। Next is Severino's December 31st daily cash receipt of 9,583.10 were placed in the bank's night depository on that date, but do not appear on the December 31st bank statement. हमने 9,583.10 यानी कि 9,583.10 का एक नाइट डिपॉजिट बैंक में जमा करवाया, लेकिन वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ करता अगर वो मंथ के एंड डेट पे हो। तो December 31st की बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। तो हमारा अकाउंट बैलेंस जो भरना था नहीं भर सका। अब ये सब तमाम चीजें करने के बाद
बाद जो रिक्वायरमेंट्स है वो दो हैं। पहली है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी एज ऑफ December 31st 2015, और दूसरी है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन नेसेसिटी टू ब्रिंग द कंपनीज बुक बैलेंस कैश इनटू कंफर्मिटी विद द रिकंसाइल्ड कैश बैलेंस ऑफ December 31st 2015। एक हमने रिकंसिलिएशन बनानी है, दूसरी जो जरूरी जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमने प्रिपेयर करनी है। इसको अब हम देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम मेथड से। कि अगर कोई चीज क्रेडिट होना बाकी थी तो उसको क्रेडिट कर दें, और अगर कोई चीज डेबिट होना बाकी थी उसको डेबिट कर दें, तो आपके बैलेंस एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से फर्ज करें सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है वो ये है: द बैंक स्टेटमेंट कैश बैलेंस फॉर दैट डेट इज 46,822.40। ये हमारा बैंक का बैलेंस है। तो बैंक के बैलेंस हम स्टार्ट करें, क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा बैंक का 46,822.40। ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा जब तक कि आपको बता ना दिया जाए कि अगर कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखने के बजाय डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट का आमतौर पर जो बैलेंस होता है वो 46,822.40। इसका मतलब कि ये कंपनी के पैसे हैं जो बैंक के अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसके बाद अब जो आइटम बाय आइटम हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। जो डेबिट होने वाली उनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें बैंक के एंड पे हमें एडजस्ट करनी है वो क्या हो सकती हैं। पहली है ये कि जो आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ये बैंक ने पे करने हैं, क्योंकि आपने जारी किए हुए हैं। अगर आपने ये जारी किए हुए हैं तो ये बैंक पे करेगा। अभी तक बैंक ने पे नहीं किए तो आप उनको पे कर दें। हम इनको क्या करेंगे कि अगर चूंकि ये पे होने, इसलिए हम उनको डेबिट साइड पे लिख देंगे, ताकि हम उसके बैलेंस में से, बैंक के बैलेंस में से इन तीनों को माइनस कर दें। जो चेक हमारे आउटस्टैंडिंग थे वो था 1273, 1282 और 1242। उनकी जो भी सवाल में यहाँ पे अमाउंट्स दी गई हैं, देखें 1273 की अमाउंट है 5,589.30, और इसके बाद 1282 की अमाउंट है $400, और 1242 की अमाउंट है 410.40। ये वो अमाउंट्स हैं जो बैंक ने पे करनी ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे पेमेंट कॉलम में डाल देंगे। कि फर्ज करें कि ये पेमेंट हो जाएगी, अब नहीं हुई, December 31st तक नहीं हुई तो जनवरी में हो जाएगी। जनवरी की 2 तारीख को, 3, 4, 5 को हो जाएगी। तो ये बैलेंस यहाँ पे चूंकि एडजस्ट नहीं हो सका तो हम इसको एडजस्ट करके अपनी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो ये तीन जो चेक हैं वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए। कि बैंक के अंदर ये चीज़ें अभी तक एडजस्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारी कैश बुक में ये चीज़ें आ चुकी हैं। हम जब चेक जारी करते हैं तो हम कैश बुक के क्रेडिट कॉलम पे लिख देते हैं कि हमने ये पेमेंट कर दी। यानी कि जब ये 1273 का चेक हमने दिया होगा तो हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो इसलिए ये हमारी तरफ से क्रेडिट हो चुका, लेकिन बैंक की तरफ से भी डेबिट नहीं हुआ। बैंक ने इसको अपनी हमारे अकाउंट से नहीं माइनस किया। तो बैंक माइनस कर देगा, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर रहे हैं। इन तीनों आउटस्टैंडिंग चेक्स को, जो चेक कैंसिल हो गया उसको नहीं कर रहे, जो बाकी अनकैंसल्ड हैं उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेबिट साइड पे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट कोई और देखते हैं जो बैंक साइड पे अभी एडजस्ट नहीं हुआ वो चीज़ है। दूसरी आइटम में यहाँ लिखा हुआ है कि एक गलती हमने की है। जो गलती हमने की उसका बैंक से ताल्लुक नहीं है। देखें यहाँ पे गलती की है कि एक चेक था जो 4,556 का बनता था और हमने इतने का ही दिया था, लेकिन कैश बुक में गलती करके 65 लिख दिया। अब इस कैश बुक की गलती का बैंक के स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं बनता, इसलिए इस सी केस को हमें बैंक के कॉलम्स में यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है और सिर्फ बैंक का कॉलम एडजस्ट किया जा रहा है। तो बैंक के कॉलम में तो इस गलती की कोई एंट्री नहीं बनेगी। और उसके नीचे लिखा हुआ है टू डेबिट मेमोरेंडम। अभी जो डेबिट मेमोरेंडम है कि बैंक ने तो अपनी तरफ से फाइनल कर दिया है। यानी कि बैंक ने कहा है 762.50 का हमने डेबिट करना है, आपको $99 का भी डेबिट करना है, बैंक इसको कर चुका है। ये सिर्फ हमारे एंड पे रहती हैं। कैश बुक की ये चीज़ें हैं जो हमने करेक्ट करनी है, बैंक के कॉलम में इनको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक कैरेट मेमोरेंडा है कि कैरेट में क्या हुआ है, 19,000 बैंक ने रिसीव कर लिया। अगर बैंक ने रिसीव कर लिया तो बैंक का अकाउंट अपडेट हो चुका है, इसको बैंक कॉलम में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको भी हम इन तमाम बैंक कॉलम्स में एडजस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट 9,583 का नाइट डिपॉजिट। ये जो नाइट डिपॉजिट है ये बैंक के एंड पे एडजस्ट होने वाला है। वो क्या है कि हम पैसे दे आए थे, हमने कैश बुक में लिख लिया था, और बैंक ने इसको अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो इसको हम क्रेडिट, क्योंकि ये हो जाएगा क्रेडिट जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा, तो 9,583.10 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।
ऑलरेडी बैंक में कितने क्रेडिट नजर आ रहे हैं? 46,000। आपका ये 9,583.10 ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और जो चेक आपने जारी किए हुए हैं ये डेबिट हो जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग चेक्स जो भी आपने कैंसिल नहीं किए। तो इनके बाद आपका एडजस्टेड बैलेंस आएगा 51,005.80। यानी कि इन दो क्रेडिट्स को जमा करके ये तीन डेबिट इसमें से अगर आप माइनस कर दें तो एडजस्टेड बैलेंस बनता है 51,005.80। तो ये आपका बैंक कॉलम एडजस्ट हो जाता है। जब आप बैंक कॉलम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई करने के लिए, तसल्ली के लिए, आप अपनी कैश बुक जो है उसको भी वेरीफाई करेंगे, उसको भी आप एडजस्ट करेंगे। अब ये जो हमने कॉलम बनाया, ये हमारी कैश बुक का कॉलम है। इसके अंदर सिर्फ हम वो चीजें एंटर करेंगे जो हमारी कैश बुक से रिलेटेड है और हमने खुद से एंटर नहीं की या हमारी अभी वो मिसिंग है, क्योंकि स्टेटमेंट आई तो हमें पता चला कि ये गलतियां हमसे हुई हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 32,878। जो आपके सवाल की पहली स्टेटमेंट में ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग द कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज 32,878.30। ये आपका कैश बैलेंस कितना है? 32,878.30 है। तो यहाँ से आपको अपना कैश का हिसाब किताब स्टार्ट करेंगे और जो गलतियां आपके एंड पे थी उनको दुरुस्त करेंगे। अब दोबारा सवाल को देखते हैं कि गलतियां हमारे एंड पे कौन सी थी। तो ये बी केस में जो गलतियां बताई थी ये थी बैंक के एंड पे पेंडिंग्स, तो ये क्लियर हो गई, हमने पिछले स्टेटमेंट में भी इनको लिख लिया। ये गलती हमारे एंड पे है। कौन सी गलती है जी? कि हमने एक 3456 का चेक जारी किया, लेकिन उसको लिखा 3465। $9 हमने एक्स्ट्रा डाल दिए। अब ये $9 हमने जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किए थे, यानी कि हमने इनको एक्स्ट्रा लिखा था, अब उनको डेबिट करने की जरूरत है। तो ये देखें, करेक्शन ऑफ एरर, कि ये करेक्शन हुई है, कितना $9 हमारे यहाँ डेबिट हो गया, क्योंकि हमने इसको ज्यादा क्रेडिट किया था। उस ज्यादा क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम उसको $9 से ही डेबिट करेंगे। ये हमने एंट्री रिवर्स कर दी। उसके बाद तरतीब से चलते हैं डेबिट मेमोरेंडम्स। डेबिट मेमोरेंडम, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए। अगर बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए तो फिर आपको कैश बुक में इसे निकाल देना चाहिए, मतलब आपको इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। अब टोटल कितना बनता है? यहाँ पे तीन जगह पे बैंक ने आपके पैसे काटे। 745, 17.50 और 99, ये तीन जगह पे बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले। तो आप भी अपनी कैश बुक से निकाल दें। तो ये देखिए तीनों लिखे हुए हैं, 745, 17.50 और 19, ये तीनों हमने क्या कर दिए? क्रेडिट, यानी कि अपने अकाउंट में से हमने इनको क्या कर दिया है? निकाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और कौन सी एंट्री बनती है? 19,000। ये 19,000 बैंक ने क्रेडिट कर लिया है आपके अकाउंट में, डाल दी है, लेकिन आपको पता नहीं था। तो ये इसका मतलब कि ये कैश बुक में चेंज होने वाले हैं। 19,000 हमारा रिसीव हुआ, लेकिन $20 की कलेक्शन कट गई। तो कितने पैसे आए होंगे आपके अकाउंट में? जितने पैसे अकाउंट में आए होंगे उतने आप कैश बुक में लिख लें कि आए हैं। 19,000 में से 20 माइनस करें, ये बचेगा 18,980। तो इसको आप अपने कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दें ताकि करेक्शन हो जाए। तो देखें यहाँ पे हमने 18,980 को अपनी कैश बुक की डेबिट साइड पे ऐड कर लिया। यानी कि जो चीजें पेंडिंग आपकी तरफ से थी वो आप अपनी कैश बुक में एडजस्ट करेंगे, और जो चीजें पेंडिंग बैंक की तरफ से थी वो आप बैंक साइड पे एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर अभी देखा कि जो चीजें बैंक साइड पे एडजस्टेबल थी हमने बैंक कॉलम में एडजस्ट कर दी, कि ये 9,583 का डिपॉजिट है वो आ जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ये तीन चेक्स हैं जो हमने जारी किए हुए, ये जब कैश हो जाएंगे तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हमने बैंक की पेंडिंग्स क्लियर कर दी। और जो चीज़ें हमने अपने कैश बुक में नहीं लिखी हुई थी वो हमने यहाँ कैश बुक में क्लियर कर दी, कि हमने 18,980 के डिपॉजिट को नहीं लिखा था, लिख दिया। 9,000 हमने एक्स्ट्रा, $9 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट में डाले हुए थे, उनको रिवर्स करने के लिए डेबिट कर दिया। और 745 की पेमेंट कटी थी, 17.50 की कटी थी, $90 की पेमेंट कटी थी, ये पेमेंट्स हमने लिखी नहीं थी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी ताकि वो कट जाए। अब आप इनको भी डेबिट साइड को टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, तो इनका बैलेंस भी कटने के बाद वही आएगा जो यहाँ पे ऊपर आया था 51,000। इसको हम नीचे क्लियर कर देते हैं, जैसे ये है कि अब ये 51,000 डेबिट साइड का टोटल है और 861 ये क्रेडिट साइड का टोटल है। अगर आप इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे वही आएगा 51,005.80। ठीक है। ये सेम आपका बैलेंस आ गया। कौन से वाला बैलेंस? जो कि यहाँ पे बैंक का बैलेंस हमने एडजस्ट किया। तो ये दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएंगे जब आप बैंक कॉलम को अलग से एडजस्ट करेंगे और कैश कॉलम को अलग से एडजस्ट करेंगे। तो ये दोनों बनाने के बाद आपकी रिकंसिलिएशन मुकम्मल हो जाती है। अब इसके हम दूसरी साइड पे चलते हैं, वो है इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री करने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में जानना चाहिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज हमें
किस किस ट्रांजेक्शन की करनी होती है। देखें, यहाँ पे कुछ रूल हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जनरल एंट्रीज आर मेड ओनली फॉर आइटम्स अफेक्टिंग कंपनी बुक्स। कौन सी आइटम्स हैं जो कंपनी बुक्स को मुतासर करेंगी, उनकी हम एंट्रीज करते हैं। जैसे बैंक चार्जेस बैंक काट लेता है, हमें मालूम नहीं होता, तो हमें उसकी एंट्री करनी चाहिए। एनएसएफ चेक्स, बैंक के एंड पे कुछ चेक डिसऑनर होते हैं हमारे, वो बैंक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता, उनकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद है बैंक कलेक्शंस, बैंक ने कुछ पैसे डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा किए हैं या किसी कस्टमर ने जमा करवाए हैं, तो उनका हमें मालूम नहीं होता, उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। एरर्स इन कंपनी रिकॉर्ड्स, अगर हमने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में कोई गलती की है उसे दुरुस्त करने के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अगर कोई इंटरेस्ट अर्न होकर हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुआ और हमें उसकी खबर नहीं हुई, तो हमें जब उसकी खबर होगी तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद है ईएफटी ट्रांजेक्शन नॉन रिकॉर्डेड, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एट द एंड ऑफ टाइम होती है, अगर उसकी आपको कोई खबर नहीं हुई और स्टेटमेंट पता चलने पे खबर मिलती है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे। और कुछ एंट्रीज ऐसी हैं कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनकी एंट्रीज हमें एडजस्टिंग एंट्री या करेक्शन एंट्रीज करने की जरूरत नहीं होती। वो कौन सी है? वो है आउटस्टैंडिंग चेक्स। आप लोग के चेक जारी किए हुए हैं, वो 30 महीने की 30 तारीख तक अगर क्रेडिट नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए, आपके अकाउंट से माइनस नहीं हुए, तो वो हो जाएंगे, उनकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, आपने कोई डिपॉजिट्स करवाए हैं और अभी बैंक उसको टाइम ले रहा है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहा, या कोई नाइट डिपॉजिट्स हैं, उनकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ टाइम डिले है, उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से अगर कोई बैंक ने गलती की है, बैंक एरर, तो ये बैंक ने करेक्ट करना होता है, वो हमने करेक्ट नहीं करना होता, हमारी बुक में वो चीज़ पहले से करेक्ट होती है। तो अब एंट्री कौन करता है? कंपनी। कंपनी सिर्फ उन्हीं चीज़ों की एंट्री करेगी जिसकी ज़रूरत उनको कैश बुक में एडजस्ट करने की है। और वो कौन सी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो बैंक ने कर दी और आपको पता नहीं चला? वो है बैंक चार्जेस, एनएसएफ चेक्स, बैंक कलेक्शन, एरर्स इन कंपनी रिकॉर्ड्स, इंटरेस्ट अर्न्ड और ईएफटी ट्रांजैक्शन। तो इन चीजों को सामने रखते हुए अब हम इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ चलते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज में जो रिक्वायरमेंट 2 है सवाल की, देखें रिक्वायरमेंट नंबर 2 है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन डॉलर्स एंड सेंट्स नेसेसरी टू ब्रिंग द कंपनीज बुक बैलेंस ऑफ कैश इनटू कंफर्मिटी विद द रिकंसाइल्ड कैश बैलेंस एज ऑफ December 31st 2015। इसमें से देखें कि किस किस चीज की एंट्री की जरूरत है। तो ए केस में तो सिर्फ बैलेंस दिए हुए, इनकी एंट्री की जरूरत नहीं होती। बी केस में सब आउटस्टैंडिंग चेक्स दिए हुए, इनकी भी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। सी में आपने यहाँ पे 34,056, ये आपने खुद गलती की थी कि एक चेक जारी किया था जिसमें आपने अपना एक्सपेंस लिखा था सप्लाईज का 34,656 डॉलर, तो ये लिखा था, लेकिन इसको आपने अपने कैश बुक में लिख लिया 3465 डॉलर का। तो ये आपने ज्यादा लिख लिए थे। अब अगर एक्सपेंस ज्यादा लिखा जाए तो उसे रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपने कैश ज्यादा क्रेडिट कर दिया, उसे रिवर्स करने के लिए डेबिट करना होगा। और आपने सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट ज्यादा कर दिया, तो उसको रिवर्स करने के लिए भी डेबिट करना होगा। पहले इसकी असल एंट्री को समझे। असल एंट्री क्या होगी कि ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस था। जब भी आपने ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस दिया होगा तो आपने लिखा होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, यानी कि 3,465 डेबिट एंड कैश क्रेडिट। हालांकि ये कितना करना था? 56। तो $9 आप इजाफी लिख गए। अब $9 को रिवर्स करने के लिए इस पूरी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे। इसके बाद ये एनएसएफ की कुछ चीजें थी जिसके ऊपर बैंक ने आपके अकाउंट से कुछ पैसे काटे और आपके खबर में नहीं थे, तो इन एसएफ की हम एंट्रीज करेंगे। हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें रिवर्स करना। जैसे ये 99 के चेक प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, तो चार्जेस या एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, कैश क्रेडिट करना होगा। इसी तरह से 17.50 ये भी फीस है, चार्जेस हैं, इसके लिए भी आपको चार्जेस या फीस को, बैंक चार्जेस को डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। और इसी तरह से एनएसएफ है 745, कि आपने किसी कस्टमर से पैसे लेने हैं और वो पैसे आपको नहीं मिले, तो आप टू के लिख रहे थे कि हमें मिल गए हैं, तो वो आपका कैश नहीं मिला, तो वो कैश रिवर्स करना पड़ेगा। और ये 745 अब स्टिल आपने अभी उस कस्टमर से रिसीव करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी 19,000। 19,000 पूरा नहीं आया। इस 19,000 का एक नोट रिसीवल था, वो आपका मेच्योर हुआ कि आपने नोट रिसीवल लेना था, लेकिन अब वो पैसे मिल गए। कितने पैसे मिले? 20 शॉर्ट, यानी कि 18,980। तो 18,980 आपका कैश है, जो कैश डेबिट होगा। नोट रिसीवल पूरा 19,000 से क्रेडिट होगा। और इसी तरह से जो फीस है, फीस हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है, तो फीस को डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है 9,583 का नाइट डिपॉजिट, ये एक टाइम डिले है, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
अब इसको फाइनलाइज करने के लिए हम एंट्रीज को देख लेते हैं कि हम ये है हमारी जर्नल एंट्रीज। इन जर्नल एंट्रीज में देखते हैं कि पहले नंबर पे हमने एनएसएफ चेक और बैंक फीस की एंट्री की है, जहाँ पे उसने हमें कहा कि आपने पैसे लेने थे किसी से और आपने उसका चेक लिया उससे और बैंक में जमा कराया, लेकिन उसने आपको जो चेक दिया था उस अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए अब 745 आपने उस कंपनी से दोबारा लेना है। तो वो रिसीवेबल दोबारा से डेबिट हो जाएंगे कि बैंक ने वो पैसे कलेक्ट नहीं किए, वो चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब कि अब वो रिसीवेबल दोबारा से रिकवर हो गए। जब आपने वो चेक लिया होगा तब आपने टाइटस इंडस्ट्रीज को इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। अब चूंकि वो चेक डिसऑनर हो चुका है इसलिए इसको दोबारा डेबिट करेंगे। तो 745 ये हमने लेने हैं कस्टमर से। बैंक चार्जेस, बैंक ने $17.50 हमारे चार्जेस काटे थे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बैंक ने हमारे चार्जेस लिखे हुए हैं। कितने हैं जी, ये 17.50, ये हमारे चार्जेस। तो चार्जेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, तो टोटल कैश जो हमारा क्रेडिट हुआ 762.50। ये कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि हम लिख समझ चुके थे कि हमने ये कैश वसूल कर लिया, यानी कि हमारे 762.50 का जो टोटल चेक बनता था अमाउंट हमारे अकाउंट में आ चुकी होगी, लेकिन वो नहीं आई। स्टेटमेंट से पता चला कि बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट से काट दिए, इसलिए अब हम इसको खत्म करने के लिए या अपने आप अकाउंट एडजस्ट करने के लिए कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक ऑफिस सप्लाईज की एंट्री थी, जिसमें इसी एनएसएफ के नीचे उसने कहा था कि $99 का एक और चार्जेस है, या एक प्रिंटिंग एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एक्सपेंस आप इस लिखते हैं या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखते हैं, जो भी आपका एक्सपेंस, जैसे ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डैबर मेमोरेंडम ऑफ 99 चेक फॉर प्रिंटिंग। तो ये प्रिंटिंग एक्सपेंस बनता है। तो आप प्रिंटिंग एक्सपेंस भी डेबिट कर सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी डेबिट कर सकते हैं। 99 डेबिट होगा, और चूंकि आपका कैश पे हुआ है बैंक के जरिए, इसलिए आप कैश को 99 से क्रेडिट कर देंगे अपनी कैश बुक को। अच्छा, उसके बाद एक था कलेक्शन 19,000 का, इसको देखें। यहाँ पे 19,000 बैंक ने कलेक्ट करना था, $20 उसने फीस काट ली, कैश कितना आया 18,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि $18,980 का ये कैश हमें रिसीव हो गया, और बैंक चार्जेस कट के $20, और नोट रिसीवल जो हमारा मेच्योर हो गया $19,000 का। तो इसकी एंट्री भी हो गई। दोबारा से एंट्री को देख लें कि बैंक ने हमारे लिए 19,000 नोट रिसीवेबल के पैसे कलेक्ट किए हैं। पैसे कितने कलेक्ट किए हैं, 18,980, उसमें से $20 बैंक ने अपने चार्जेस रख लिए हैं, और जो टोटल रिसीव करने थे अब वो चूंकि रिसीव हो चुके हैं, इसलिए वो रिसीवेबल नहीं रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नोट रिसीवेबल को डेबिट से क्रेडिट कर देंगे 19,000। जब हमने इसको जारी किया होगा तब जारी बात है नोट रिसीवेबल को डेबिट किया होगा। अब उसके बाद है आपका जो टू करेक्ट द एरर, के एरर कैसे करेक्ट करेंगे, कि हमने कैश ज़्यादा लिख दिया था, जहाँ पे हमारी वो गलती आई थी, ये देखें इस एंट्री में 3456 का हमने ऑफिस सप्लाईज का चेक दिया, लेकिन 3465 लिख दिया कैश में। तो कैश ज़्यादा लिखा गया था, अब उस कैश को रिकवर करने के लिए हम कैश को डेबिट कर देंगे, तो यहाँ कैश डेबिट होगा, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को, जो एक्सपेंस हमने ज़्यादा लिखा था उसे कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो ये मुकम्मल सवाल है जिसके अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन डेबिट और क्रेडिट कॉलम के मेथड से हमने बनाई, और उसकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि करनी चाहिए वो हमने की हैं, और जिन केसेस की एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनती उनके बारे में हमने क्लियर किया कि किन केसेस की, जो ऐसे केसेस जो पेंडिंग केसेस होते हैं, उनकी एडजस्टिंग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती।